हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 को। इसमें हमारे दो टॉपिक हैं इस यूनिट में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशन, और दूसरा टॉपिक है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम इन दो टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करेंगे विद ऑल PYQs। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स मेजरिंग हाउ मैटर इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? किसी मैटर पर अगर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आके स्ट्राइक करती है तो उसकी वजह से जो इंटरेक्शन होती है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम? स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे कि ये हमारा एक मैटर है और ये हमारे अर्थ पे सबसे बड़ी लाइट की सोर्स क्या है? सन। तो इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी, इस पे स्ट्राइक करेंगे इस मैटर पर, इससे जो इंटरेक्शन होगी उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, आखिर इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? लाइट इस तरीके से प्रोपोगेट करे कि उसके प्रोपोगेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। जैसे कि ये इधर हमारी लाइट प्रोपोगेट हो रही है, ठीक है, तो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये इसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो के ये एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। और ये हमारे क्या है? एनर्जी। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। अब आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ आ गया होगा। अब ये हमारा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये दो तरीके का होता है। सबसे पहला होता है एटॉमिक, दूसरा होता है हमारा मॉलिक्यूलर। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन एटम के साथ होगी तो उसे क्या कहेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इंटरेक्शन मॉलिक्यूल के साथ होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये दो तरीके की होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर 3 फंडामेंटल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, यूवी, IR एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमें 3 तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पढ़नी है। सबसे पहले क्या है? यूवी, फिर IR एंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आखिर ये क्या होता है? UV spectroscopy is a technique used to study how a substance absorb ultraviolet और visible light। UV spectroscopy में क्या होता है? हम ये पढ़ते हैं कि एक सब्सटेंस कैसे एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायलेट लाइट को या विजिबल लाइट को। ठीक है, उसे ही हम UV स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। When light passes through a chemical compound, it may absorb some of the light। एक अगर हमने किसी केमिकल कंपाउंड से लाइट को पास किया तो वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर। In UV spectroscopy, we measure how UV light a substance absorb and at what wavelength। UV spectroscopy में क्या होता है? हम सबसे पहले तो ये देखते हैं उस सब्सटेंस ने लाइट एब्जॉर्ब करी है उसमें से UV लाइट कितनी है और उसकी वेवलेंथ क्या है। अब जैसे एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इसमें क्या है? एक हमारा ये सैंपल है, मतलब कि कंपाउंड है, इसमें हमने लाइट पास की तो उसमें से कुछ UV रेडिएशन थी जो इसने सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितनी एब्जॉर्ब करी है UV लाइट, कितनी एब्जॉर्ब करी है इस कंपाउंड ने, और फिर हम उसकी क्या देखेंगे? फिर हम उसकी वेवलेंथ देखेंगे। इसे UV स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज होती है वो 150 नैनोमीटर से लेके 800 नैनोमीटर तक होती है। अगर इस रेंज में है तो वो हमारे किसके अंदर आएगा? UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं हाउ डज इट वर्क। अब ये काम कैसे करता है UV स्पेक्ट्रोस्कोपी? मॉलिक्यूल्स हैव इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। हमारे जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती है और उन एनर्जी लेवल्स में क्या होता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। व्हेन UV लाइट हिट्स द मॉलिक्यूल, सम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड जंप टू अ हायर एनर्जी लेवल। जब एक मॉलिक्यूल UV लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एक हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। इसमें देखो क्या होता है। ये हमारा एनर्जी है
इसमें क्या है, ये हमारा E1 E2 ऐसे हम एनर्जी लेवल्स बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन E1 में है तो वो एक्साइटेड होके कहाँ जाएगा, E2 में, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो यार इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब ऐसी बात तो नहीं है कि हर मॉलिक्यूल यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट। कुछ तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है उनमें जो वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मोस्टली दोज विद डबल बॉन्ड्स, उनमें क्या हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो, स्पेशली कंजुगेटेड सिस्टम, या फिर उनके अंदर कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है हमारा, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, मतलब एक सिंगल फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल फिर एक डबल बॉन्ड, ऐसे हो, ऑल्टरनेट पोजीशन पर हमारे बॉन्ड्स हो, उसे ही हम कहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। तो हमारे या तो डबल बॉन्ड हो या फिर कॉन्जुगेट सिस्टम हो, वही हमारा मॉलिक्यूल यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब हमारे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसी के साथ फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्या होता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स विद इन मॉलिक्यूल। इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं होती कि वो एनर्जी को उसे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर पाए। तो हम लेट करते हैं कि जो मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्ड होते हैं दे सपोज टू बी स्प्रिंग लाइक, हम उन्हें स्प्रिंग लाइक सपोज करते हैं। अब जैसे देखो, ये एक हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारा मॉलिक्यूल है, इस पे इंफ्रारेड लाइट आ रही है तो वो उसे एब्जॉर्ब करेगा। अब इसमें इतनी एनर्जी तो है नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाए, तो हम क्या कहेंगे, इसमें जो है मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होती है, मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन होती है, ठीक है। यही हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इसका मतलब क्या है, अब हम ये देखते हैं क्या लिखा हुआ। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स द वाइब्रेशन ऑफ द एटम, एटम के अंदर वाइब्रेशन होना, ठीक है, स्ट्रेच होना या बैंड होना मॉलिक्यूल के अंदर। ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ऐसे ही हमारा जो वाइब्रेट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हेन IR रेडिएशन पासिस थ्रू अ कंपाउंड, अगर हम किसी कंपाउंड से पास करते हैं IR रेडिएशन को, इंफ्रारेड रेडिएशन को, स्पेसिफिक वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट। तो उनकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ भी होती है, ऐसे नहीं है हर तरीके की वेवलेंथ चलेगी, और वो एब्जॉर्ब करते हैं कि किस तरीके का बॉन्ड है और किस तरीके का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई और स्टडी केमिकल्स बाय एनालाइजिंग हाउ दे इंटरेक्ट विद इंफ्रारेड लाइट। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये एक टेक्निक है जो हमें बताती है और हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो हमारा कि वो कैसे इंटरेक्ट करती है इंफ्रारेड लाइट के साथ। अब हम देखते हैं हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है। इंफ्रारेड लाइट, दिस इज अ टाइप ऑफ लाइट वी कांट सी। इंफ्रारेड लाइट एक ऐसी लाइट होती है जिसे हम देख नहीं सकते, बट कैरीज एनर्जी, लेकिन ये क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है। व्हेन इंफ्रारेड लाइट शाइन्स थ्रू अ सैंपल, द मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल एब्जॉर्ब सम ऑफ द लाइट्स एनर्जी। इसमें क्या होता है, एक सैंपल के थ्रू हमने इस इंफ्रारेड लाइट को शाइन कराया, मतलब पास कराया, तो मॉलिक्यूल ने जो है कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब लाइट को एब्जॉर्ब किया तो लाइट में एनर्जी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ एटम्स कनेक्टेड बाय बॉन्ड्स। हमें पता है मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, एक एटम से बनते हैं, और वो किससे कनेक्टेड होते हैं, बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, उससे वो कनेक्टेड होते हैं। दीज बॉन्ड कैन स्ट्रेच, बैंड और ट्विस्ट लाइक टिनी स्प्रिंग। अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं इन्हें हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं, बैंड भी कर सकते हैं, ट्विस्ट भी कर सकते हैं, किसकी तरह, जैसे कि एक छोटी स्प्रिंग से समझ सकते हैं हम उसे। स्प्रिंग होगी तो उसे बैंड भी कर देंगे, स्ट्रेच भी कर देंगे और ट्विस्ट भी कर देंगे। डिफरेंट बॉन्ड्स जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और कार्बन डबल बॉन्ड O में, एब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ कॉजिंग दिस वाइब्रेशन। अब ये जो है ये इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे इस पे एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में, और जिसकी वजह से क्या होगी, हमारी वाइब्रेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, द IR स्पेक्ट्रोमीटर मेजर्स विच वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड लाइट आर एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच।
ये IR स्पेक्ट्रोमीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये क्या करता है, ये मेजर करता है कि हमारी इंफ्रारेड लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है वो किस वेवलेंथ की थी और कितनी थी। ठीक है, दिस क्रिएट अ ग्राफ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब ये जो है हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता है, ग्राफ क्रिएट कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, विच लुक्स लाइक अ सीरीज ऑफ पीक्स एंड वैलीज। अभी दिखता कैसे है, ये एक सीरीज होती है, उसमें कुछ पीक्स होती हैं और कुछ वैलीज होती हैं। ठीक है, ईच पीक कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब हर पीक में कुछ तरीके एक तरीके का बॉन्ड होता है और एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हमारा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी हम रेंज भी देख लेते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है, 12500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके हमारा 100 सेंटीमीटर इनवर्स की इसकी रेंज होती है। अगर ये इसके बीच में लाई करेगा तो ये हमारा क्या होगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको ये इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ पावरफुल टूल यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल स्पेशली इन केमिस्ट्री। ये क्या होता है, NMR जो है ये हमारे इस तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ये बहुत एक पावरफुल टूल होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं केमिस्ट्री में। इट इज लाइक अ मॉलिक्यूलर डिटेक्टिव, ये एक मॉलिक्यूलर डिटेक्टिव की तरह काम करता है, जो क्या करता है, डेट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स टू फिगर आउट हाउ एटम्स आर अरेंज इन अ सब्सटेंस। अब ये क्या मॉलिक्यूलर डिटेक्टिव की तरह कैसे काम करता है, इसमें जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रेडियो वेव्स को यूज करके ये फिगर आउट करता है कि एक एटम में ये एक सब्सटेंस में एटम किस तरीके से अरेंज होता है, उसको ये फिगर आउट करता है। NMR इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई विद मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है एक न्यूक्लियस में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रही है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मोस्ट कॉमनली सबसे कॉमन क्या है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन और कार्बन की न्यूक्लियाई को हम पढ़ते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड these nuclei absorb radio frequency RF radiation depending on their chemical environment। जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो न्यूक्लियाई होती है ये क्या एब्जॉर्ब करती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ये किस तरीके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ इट वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। इससे पहले हम देखते हैं ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ पर होती है, ये किस रीजन में होती है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में होती है जहाँ पे ये एब्जॉर्ब करता है EMR को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। और NMR जो होता है इसकी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड भी नहीं कर पाता, ये मॉलिक्यूल को वाइब्रेट भी नहीं कर पाता और मॉलिक्यूल को नहीं रोटेट कर पाता है। अब हमारा जो IR था उसमें एक्साइट तो कर नहीं पा रहा था, लेकिन मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशन हो रहा था। इसमें यह भी नहीं हो सकता कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी नहीं हो सकता, इसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है। तो हम देखो क्या करेंगे, हम इसे कैसे समझते हैं, एक डायग्राम देखते हैं। हमारा ये एक प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमने ये ऐसे करके ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, हमारा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन जो है वो हमारे न्यूक्लियस में रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपनी एक्सिस के अलोंग। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत छोटी मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर देते हैं, लेकिन ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती कि ये कुछ कर पाए। तो हम क्या करेंगे, ये जो छोटी मैग्नेटिक फील्ड इसने डेवलप करी है इसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, NMR। क्या कहते हैं आपको आई होप समझ आ गया होगा कि इसमें जो है हमने प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर रहा था, उससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी। ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी कि हम इसे कुछ कर पाए, तो हमने इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया और इससे इसने क्या करा, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब किया, जिससे हमारा क्या हुआ, ये इस लेवल से इलेक्ट्रॉन इस लेवल में पहुंच गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, NMR कहते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको।
ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है। न्यूक्लियाई एज टिनी मैग्नेट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, वो रिवॉल्व करता रहता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो वो कैसे वर्क करता है न्यूक्लियाई, एक टिनी मैग्नेट की तरह। सम एटम्स लाइक हाइड्रोजन और कार्बन हैव न्यूक्लियाई that act like tiny magnet because they spin NMR focuses on these atom। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन हुआ और कार्बन हुआ, तो इनकी जो न्यूक्लियाई है वो कैसे एक्ट कर सकती है, हमारा एक छोटी मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्पिन होते हैं और NMR फोकस करता है ऐसे ही एटम्स पर, इसीलिए ये इस पर ज्यादा फोकस करता है, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन का प्रोटॉन और कार्बन का न्यूक्लियस। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, द सैंपल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विच अलाइन दिस स्पिनिंग न्यूक्लियाई लाइक कंपास निडल पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन। अब इसमें क्या है, एक सैंपल को हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जैसे कि हमने न्यूक्लियस को लिया था स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, तो वो अलाइन हो गया था, अलाइन स्पिनिंग न्यूक्लियाई, ये एक डायरेक्शन में अलाइन हो गया था। जैसे कि एक कंपास नीडल होती है, वो पॉइंट कर देती है एक डायरेक्शन में, वो पॉइंट हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होता है, अ शॉर्ट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स इज सेंड टू द सैंपल। अब हम क्या करते हैं, तीसरे में हम करते हैं, वो जो सैंपल है हम उसमें रेडियो वेव्स को, बहुत सारी रेडियो वेव्स को एक साथ छोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, दीज वेव्स नज द न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई को नज कर देती है, मतलब कि पुश कर देती हैं, कॉजिंग दैम टू फ्लिप और वॉबल। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब हमने रेडियो वेव्स को बहुत सारी एक साथ छोड़ दिया तो उन्होंने पुश किया न्यूक्लियाई को, तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा ये जो है ये फ्लिप हो गई और ये एक दूसरी जगह में जाने लगी, मूव अनस्टेडली फ्रॉम साइड टू साइड। देन व्हेन द न्यूक्लियाई रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, अब वो जब एक इधर जा रही है उधर जा रही है, तो ऐसा भी होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि न्यूक्लियस जो है अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा, तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। वो एनर्जी को किस फॉर्म में रिलीज करेगा, एज अ सिग्नल। ठीक है, अब सिग्नल डिटेक्शन। अब सिग्नल डिटेक्शन क्या है देखते हैं। द NMR मशीन डिटेक्ट्स दीज सिग्नल्स एंड टर्न देम इनटू अ ग्राफ। अब जो एक हमारी NMR मशीन होती है, ये क्या करती है, ये डिटेक्ट करेगी सिग्नल को, ये जो एनर्जी रिलीज हुई थी एक सिग्नल के फॉर्म में, ये इसको डिटेक्ट करेगी और इसे एक ग्राफिकल फॉर्मेट में इसको टर्न कर देगी। एक हमारा ग्राफिकल फॉर्मेट हमारे पास आ जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम शोज पीक एट डिफरेंट पोजीशन। अब ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये कैसे दिखेगा, ये कुछ पीक्स को शो करेगा डिफरेंट पोजीशन पर, जो कि हमें क्या बताएंगी, विच टेल्स अस अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ द एटम। अब ये जो पोजीशन है, ये जो पीक्स की अलग अलग पोजीशन है, ये हमें क्या बताएंगी, एटम्स के एनवायरनमेंट के बारे में, कि एटम का एनवायरनमेंट कैसा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड्स विदाउट कायरल कार्बन। हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे उन कंपाउंड में जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हैपेंस व्हेन अ मॉलिक्यूल हैज टू फॉर्म्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस मॉलिक्यूल में होता है? ये उस मॉलिक्यूल में होता है जिसकी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, मतलब एक तो वो खुद है और एक उसकी मिरर इमेज है। ठीक है, इसे कहते हैं हम इनैंशोमर्स एंड कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब सबसे पहले देखते हैं हम इनैंशोमर्स क्या होते हैं। इनैंशोमर्स एक मॉलिक्यूल का पेयर होता है जो कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाता है। जैसे कि अब हम अपने लेफ्ट और राइट हैंड को देखते हैं। अब हमारा लेफ्ट और राइट हैंड देखने में तो आइडेंटिकल हैं, एक से लगते हैं, लेकिन अगर हम, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज भी है, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखें तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाएंगे, तो इसे ही हम इनैंशोमर्स कहते हैं। पहली कंडीशन तो ये हुई। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करे। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PPL। अगर ये PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, मतलब कि ऐसे, तो इसे कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, मतलब ऐसे, तो इसे कहेंगे लेवियो रोटेटरी। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ये हमारा सन है। सन क्या है, हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। इसे हमने एक प्रिज्म से पास किया, तो प्रिज्म जो है सारी लाइट तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये एक लाइट को बाहर निकालेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। और अगर हम उसे किसी सॉल्वेंट से पास करेंगे तो ये सॉल्वेंट या तो इसे
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में तो लिवियो रोटेटरी होगा। ठीक है। यूजुअली वी थिंक ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विद कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या होते हैं? वो कार्बन होता है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन्हीं कंपाउंड में होता है जिसके पास क्या होता है? कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। लेकिन बट सम मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट अ कायरल कार्बन। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं वो जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बिना कायरल कार्बन के। अब हम देखते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं। बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैन ऑल्सो हैपन विदाउट अ कायरल कार्बन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उन कंपाउंड में भी हो सकता है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट ना हो। अब देखते हैं वो होते कौन से हैं। सम कंपाउंड्स हैव नो कायरल कार्बन बट आर स्टिल कायरल ड्यू टू देयर 3D शेप। अब ऐसा होता क्यों है? उनकी शेप ही इस तरीके की होती है कि उसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने की। हमने देखा था या तो एक कायरल एटम हो, या फिर वो उसके पास उस कंपाउंड के पास मिरर इमेजेस हो जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। थर्ड है हमारा उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, उसका अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं वो एक दूसरे के। इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा एलियंस, कंपाउंड विथ 2 डबल बॉन्ड इन अ रो। अब हम देखते हैं पहले एलियंस होते क्या हैं। C डबल बॉन्ड C, ये हमारा एलियंस का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये जो चारों वैलेंसी हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? 2 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इफ सब्स्टिट्यूटेड डिफरेंटली ऑन बोथ एंड्स द मॉलिक्यूल बिकम कायरल ड्यू टू इट्स ट्विस्टेड शेप। ये रहा। अब ये जो चारों साइड हैं इसे हमें क्या करना है? इसमें अलग डिफरेंट एटम होने चाहिए। ये अगर डिफरेंट एटम हो गए तो ये कायरल हो जाएगा। किस वजह से? ये अपनी शेप की वजह से, इसकी ट्विस्टेड शेप होती है। ये लिखा हुआ है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड है हमारे स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स इन विच 2 साइकिल ऑफ कार्बन एटम आर जॉइंड बाय सिंगल कार्बन आर कॉल्ड स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं? 2 साइकिल होती है, कार्बन की साइकिल होती है वो, और वो किससे ज्वाइन होती है? एक सिंगल कार्बन से। देखते हैं हम वो देखने में कैसी लगती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ज्वाइन होती है और ऐसे करके यहाँ पे भी डिफरेंट एटम लगे हुए होते हैं। ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, एक कार्बन से साइकिल अटैच्ड है। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्पायरो कंपाउंड्स। ठीक है, ये 2 ऐसे कंपाउंड्स हैं जो क्या शो करते हैं? इनके पास कायरल कार्बन भी नहीं है लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। When 2 or more compounds have same molecular formula, same structure formula, but different arrangement of atom or group of atom along carbon double bond carbon, this phenomena is called geometrical isomerism. दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो, उनका स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट है ना, उनके एटम का अरेंजमेंट या एटम के ग्रुप का, वो ना अलग हो। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है देखते हैं। The same atoms are connected but their position in space are different. एटम जो है वो हमारे सेम है लेकिन उनकी पोजीशन अलग है। ठीक है, अब ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सिस आइसोमर। इसका मतलब क्या है? सेम ग्रुप ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। मतलब जो हमारे सेम ग्रुप है वो एक ही साइड में होंगे डबल बॉन्ड की। दूसरा है हमारा ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर क्या है? सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। जो सेम ग्रुप है वो हमारे उनकी साइड जो है वो अपोजिट हो जाएगी। अब हम देखते हैं सिस आइसोमर्स कैसे दिखते हैं। सिस आइसोमर्स में हमारा क्या होता है? ये हमारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये जो है सेम ग्रुप सेम एटम है, ये सेम साइड होंगे। ये भी सेम एटम है, ये भी सेम साइड होंगे। ऐसे ही हमारा ट्रांस में क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन की 4 वैलेंसी, अगर ये ए यहाँ पर है, ये ए यहाँ पर होगा, बी बी, ये सेम एटम है तो ये कहाँ चले गए? अपोजिट साइड में चले गए। ऐसे ही बी में बी, ये हमारा ट्रांस का एग्जाम्पल हो गया और ये हमारा सिस हो गया। उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल है ब्यूटूइन। ब्यूटूइन हमारा सिस भी होता है, ट्रांस भी होता है। अब हम देखते हैं ये कैसे होता है।
सिसब्यूटुइन, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले हम। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 H और H। इसमें क्या हुआ, जो सेम एटम है वो हमारे सेम साइड पर चले गए, तो ये हमारा किसका टाइप हो गया, सिस का। ट्रांस का, अब ये कैसे है, ट्रांस का देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन की 4 वैलेंसी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 अभी हमारे सेम एटम है, CH3 और CH3 कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी अपोजिट साइड है, तो ये हमारा ट्रांस का एग्जाम्पल हो गया। तो ब्यूटुइन हमारा कैसा कंपाउंड है, ये ऐसा है कि क्या कहते हैं, इसमें सिस भी दिखाता है और ये ट्रांस भी दिखाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कायरल ड्रग्स। व्हाट आर कायरल ड्रग्स? कायरल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। कायरल का मतलब क्या होता है, जो उसकी मिरर इमेज है मॉलिक्यूल की, वो उस पर सुपर इम्पोज ना करे। लाइक योर लेफ्ट एंड राइट हैंड, जैसे कि हमारा लेफ्ट और राइट हैंड है, देखने में आइडेंटिकल है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। योर लेफ्ट हैंड राइट हैंड्स look similar but you can't replace on exactly on top of the other and have everything line up। ये इसमें लिखा हुआ कि लेफ्ट एंड राइट हैंड हमारे दिखते सेम है, लेकिन हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते कि एक भी चीज ना दिखे अलग से, उसे ही कहते हैं हम नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है। कायरल ड्रग्स, अब देखते हैं कायरल ड्रग्स क्या है। कायरल ड्रग्स आर मेडिसिन दैट कम इन 2 फॉर्म्स लाइक लेफ्ट एंड राइट हैंड्स। कायरल ड्रग्स सबसे पहले क्या है, वो मेडिसिन होती हैं जो कि 2 फॉर्म में होती हैं, अपने उनकी मिरर इमेजेस होती हैं। ठीक है, विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर बट नॉट आइडेंटिकल, लेकिन ये सेम नहीं होती। दीज 2 फॉर्म्स आर कॉल्ड इनैंशोमर्स। अब इन दोनों फॉर्म्स को क्या कहते हैं, इनैंशोमर्स। इवन दो दे लुक सिमिलर दे कैन एक्ट डिफरेंटली इन द बॉडी। ये दिखने में सेम होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से एक्ट करती हैं। अब आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पेयर है ग्लव्स का, एक हमारे राइट हैंड का है, एक हमारे लेफ्ट हैंड का है। अब राइट हैंड के में हम राइट हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड के में लेफ्ट हैंड का। देखने में दोनों सेम है, हम राइट का लेफ्ट में यूज नहीं कर सकते, लेफ्ट का राइट में यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही कायरल ड्रग्स हैं, ये देखने में तो सेम है, लेकिन हम इन्हें बॉडी में लेकिन ये हमारी बॉडी में जो है डिफरेंट तरीके से एक्ट करती हैं। कभी कभी इनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है अगर हम एक की जगह दूसरी का यूज कर लें, उसके मिरर इमेज का यूज कर लें। ये हमारे कायरल ड्रग्स होते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा PYQ है। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2, इनमें ये 3 दिए हुए हैं, यूवी शिफ्ट, एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। इनमें से 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है, ये हमारा 7 नंबर में आया हुआ है। मैं आपको तीनों बता देती हूँ, आप तीनों में से कोई से भी 2 प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूवी शिफ्ट। यूवी शिफ्ट क्या होता है? यूवी शिफ्ट इज अ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट दैट अकर्स व्हेन अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इट। यूवी शिफ्ट का मतलब क्या है? जब एक मॉलिक्यूल के ऊपर हमारी यूवी लाइट स्ट्राइक करती है तो वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसकी वजह से जो वेवलेंथ में चेंज आता है उसे हम क्या कहते हैं? यूवी शिफ्ट। थिंक ऑफ इट लाइक अ पियानो की बीइंग प्लेड एट अ स्लाइटली डिफरेंट पिच। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम पियानो को प्ले कर रहे हैं, हमारी जो पिच है हम उसे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करके, थोड़ी सी उसकी डिफरेंट पिच करके उसे जब प्ले करें। ठीक है। व्हेन अ मॉलिक्यूल इज इन अ पोलर सॉल्वेंट, जब एक मॉलिक्यूल अपने पोलर सॉल्वेंट में जैसे जाता है, जैसे कि वाटर, इट इज लाइक प्लेइंग दैट पियानो की इन अ डिफरेंट रूम, द साउंड और इन दिस केस द लाइट एब्जॉर्प्शन चेंजिंग स्लाइटली। अब इसमें क्या है, जब हम एक मॉलिक्यूल को पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे, जैसे पोलर सॉल्वेंट वाटर, तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा, जैसे कि एक प्लेइंग पियानो है और हमने उसकी पिच को चेंज कर दिया, ऐसे ही उसकी कुछ जो हमारा यूवी शिफ्ट में यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उसकी वेवलेंथ में चेंज होगा। ठीक है। दीज आर 2 मेन टाइप्स ऑफ यूवी शिफ्ट। हमारे यूवी शिफ्ट 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले क्या है? ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में क्या होता है? व्हेन द एब्जॉर्प्शन मूव्स टू शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जी, मतलब जो हमारी ओरिजिनल वेवलेंथ थी उससे वेवलेंथ हमारी कम हो गई लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद। अब वेवलेंथ कम हो गई तो एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई। उसे क्या कहेंगे हम? ब्लू शिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या होता है? व्हेन द एब्जॉर्प्शन मूव्स टू लॉन्गर वेवलेंथ लोअर एनर्जी। अब जो हमारी वेवलेंथ ओरिजिनल वेवलेंथ थी, एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी वेवलेंथ बढ़ गई, मतलब कि एनर्जी कम हो गई, उसे हम क्या कहेंगे? रेड शिफ्ट। ठीक है। ये इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है।
अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमें एप्लीकेशंस बतानी है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज लाइक हैविंग अ मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग टूल। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसकी तरह होता है? एक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंटिंग टूल की तरह। हियर आर इट्स मेन एप्लीकेशन। अब इसके मेन एप्लीकेशंस देखते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। ये हमारे क्वालिटी को कंट्रोल करता है। इसमें क्या है? सबसे पहले चेकिंग प्योरिटी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्योरिटी को चेक करता है। आइडेंटिफाइंग अननोन कंपाउंड्स। ये अननोन कंपाउंड्स को भी आइडेंटिफाई करता है। मॉनिटरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर भी करता है ये। सेकंड है हमारा रिसर्च एप्लीकेशंस। इसकी रिसर्च एप्लीकेशंस क्या है? एनालाइजिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है। स्टडिंग केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को भी स्टडी करता है। आइडेंटिफाइंग फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये उसको आइडेंटिफाई करता है। अब इसके प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। प्रैक्टिकल यूजेस क्या है? फूड एनालिसिस और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में ये यूज होता है। ये इसके प्रैक्टिकल यूजेस हो गए। अब हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारा थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है हमारा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन क्या होता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इज लाइक अ डांस दैट मॉलिक्यूल परफॉर्म। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एक डांस की तरह है कि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो डांस को परफॉर्म कर रहा है। व्हेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इंफ्रारेड लाइट देयर एटम्स स्टार्ट मूविंग इन स्पेसिफिक वेज। जब एक मॉलिक्यूल इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके एटम जो है इधर उधर जाने लगते हैं एक स्पेसिफिक वे में, उसे ही हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने तरीके की हमारी मूवमेंट होती है? सबसे पहले है स्ट्रेचिंग, लाइक पुलिंग अ स्प्रिंग। जैसे कि हम एक स्प्रिंग को पुल करते हैं, ऐसे ही क्या होता है? एटम्स मूव क्लोजर टुगेदर एंड फर्दर अपार्ट। या तो एटम्स एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं या बहुत दूर चले जाते हैं। ये हमारा स्ट्रेचिंग में आता है। दूसरा है हमारा बेंडिंग, लाइक वेविंग अ फैन। एक वेविंग फैन की तरह एटम्स मूव साइड टू साइड। एटम्स एक साइड से दूसरी साइड मूव करने लगते हैं। थर्ड है हमारा वैगिंग, लाइक अ डॉग टेल। ये डॉग टेल की तरह होता है। कैसे होता है? एटम्स मूव अप एंड डाउन। एटम ऊपर नीचे मूव करने लगते हैं। फोर्थ है हमारा ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग में क्या है? लाइक टर्निंग अ हैंडल। जैसे कि हम किसी हैंडल को टर्न कर दें, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। एटम रोटेट अराउंड अ बॉन्ड। एटम जो है हमारे बॉन्ड के अराउंड रोटेट करने लगे। ठीक है। हाउ इट वर्क। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। व्हेन इंफ्रारेड लाइट हिट अ मॉलिक्यूल। जब एक मॉलिक्यूल पे इंफ्रारेड लाइट आके स्ट्राइक करती है, इट मेक्स द एटम वाइब्रेट। तो इससे क्या होता है? हमारा एटम वाइब्रेट करने लगता है। डिफरेंट बॉन्ड वाइब्रेट एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि हर बॉन्ड वाइब्रेट करने लगेगा। जैसा हमारा बॉन्ड होगा वैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग बॉन्ड वाइब्रेट करेंगे। बाय मेजरिंग दिस वाइब्रेशन वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज इन अ सैंपल। जब हम इन वाइब्रेशन को मेजर करेंगे तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या था या हमारे सैंपल में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा PYQ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एट्रोप आइसोमेरिज्म। गिव 5 एग्जांपल ऑफ कंपाउंड शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन द एब्सेंस ऑफ कायरल कार्बन। सबसे पहले देखते हैं एट्रोप आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। इसमें ए का मतलब है एब्सेंस। ट्रॉप का मतलब है हमारा रोटेशन। और आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हाँ बात हो रही है। इसमें क्या है? हमारा एब्सेंस होगी रोटेशन की है। इसमें हमारी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगी। देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है हमारा। एट्रोप आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म where a molecule exists in 2 or more forms called etrop isomerism that cannot easily interconvert due to restricted rotation around the bond. एट्रोप आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये एक टाइप है किसका? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है अपने मिरर इमेज की फॉर्म में भी, 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और हम इसे, ये जो फॉर्म्स होती हैं इसे ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनकी जो रोटेशन है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है अपने बॉन्ड के अराउंड। अब वो बॉन्ड कौन सा होता है? ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच या कार्बन नाइट्रोजन के बीच। दिस रेस्ट्रिक्शन इज कॉज्ड बाय बल्की ग्रुप दैट ब्लॉक द बॉन्ड फ्रॉम रोटेटिंग फ्रीली। अब ये रेस्ट्रिक्शन क्यों होती है? क्यों ये रोटेट नहीं कर पाते? क्योंकि ये जो इनके पास बल्की ग्रुप्स होते हैं जो कि इन्हें ब्लॉक कर देते हैं इनके रोटेशन को। ठीक है।
अब देखते हैं हेटेरोआइसोमेरिज्म इज व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट शेप दैट आर लाइक मिरर इमेजेस बट कांट स्विच बिटवीन ईच अदर बिकॉज अ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल कांट रोटेट फ्रीली। इसमें भी यही लिखा हुआ है। हेटेरोआइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है जब एक मॉलिक्यूल अपनी दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे लेकिन ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली रोटेट नहीं कर पाते। दिस हैपन्स बिकॉज बिग ग्रुप्स ब्लॉक द रोटेशन मेकिंग द मॉलिक्यूल स्टक इन वन शेप। अब ये क्यों होता है? ये क्यों रोटेट नहीं कर पाते? क्योंकि बल्कि ग्रुप्स लगे होते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स लगे होते हैं और ये इसके रोटेशन को ब्लॉक कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल स्टक हो जाता है एक ही शेप में। ठीक है, इसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है हमें 5 एग्जाम्पल बताते हैं उन कंपाउंड्स के जिनके पास कायरल कार्बन प्रेजेंट ना हो लेकिन वो फिर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करें। ठीक है, देखते हैं 5 एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विदाउट कायरल कार्बन। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा एलिन्स। एलिन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले एलिन का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन के 4 बॉन्ड, ये हमारा एलिन्स का स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल है 1,3 डाइक्लोरो एलिन। एलिन्स हैज दिस शेप, ये मैंने आपको दिखा दिया, अ कार्बन विद 2 डबल बॉन्ड्स। ठीक है, द एंड्स आर इन डिफरेंट प्लेन लाइक दिस। इसके ये जो एंड्स हैं ये अलग अलग प्लेन में, दोनों अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं। वन एंड या तो उसका पॉइंट ऊपर होगा या नीचे होगा, दूसरे एंड का या तो पॉइंट लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। इफ द ग्रुप ऑफ बोथ एंड्स आर डिफरेंट, अगर ये दोनों एंड्स पे जो ग्रुप हैं ये हमारे डिफरेंट होंगे और ये अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे, यू गेट 2 मिरर इमेजेस फॉर्म दैट कांट बी सुपर इम्पोज। अब इसमें क्या होगा, अगर ये दोनों अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे तो हमें मिरर इमेजेस मिलेगी जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। नो कायरल कार्बन, इसके पास कोई कायरल कार्बन भी नहीं है लेकिन ये फिर भी कायरल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसके एंड्स हैं ये अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा बाइफिनाइल विद बल्की ग्रुप। सबसे पहले बाइफिनाइल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ये पहला हो गया हमारा। दूसरा का स्ट्रक्चर देखते हैं। सॉरी, ये इधर आएगा। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। 2 बेंजीन रिंग आर जॉइंड बाय अ सिंगल कार्बन बॉन्ड। अब ये हमारी 2 बेंजीन रिंग है और ये किससे कनेक्टेड है? एक सिंगल बॉन्ड से। इसमें यही लिखा हुआ है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6,6 डाइनाइट्रो 2,2 डाइफेनिक एसिड। ठीक है, बिग ग्रुप्स ऑफ ऑन द रिंग ब्लॉक्स रोटेशन। अब ये जो है ये हमारे बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं तो ये इसके रोटेशन को रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे, रोटेशन को ब्लॉक कर देंगे। द रिंग्स गेट लॉक्ड इन वन पोजीशन। इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारी रिंग जो है ये लॉक हो जाएगी एक ही पोजीशन में। तो हमें क्या मिलेंगे? 2 कायरल फॉर्म मिलेंगे। नो कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप। कोई भी कार्बन हमारे 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं होगा। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? जिसके पास कायरल कार्बन भी नहीं है लेकिन वो फिर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। थर्ड देखते हैं हमारा ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। इसका सबसे पहले हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाले का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक मिनट। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, सॉरी, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होता है और ये हमारा हाइड्रोजन एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए हम इसे ट्रांस कह रहे हैं। इसमें क्या होता है? साइक्लोऑक्टेन एन 8 मेंबर रिंग विद 1 डबल बॉन्ड। इसमें क्या है? ये 8 मेंबर रिंग है और इसमें एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। इन द ट्रांसफॉर्म द रिंग इज ट्विस्टेड नॉट फ्लैट। मतलब ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ट्विस्टेड होता है, फ्लैट नहीं होता। ट्रांस की फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म होती है हमारी उसमें। दिस ट्विस्ट मेक द मॉलिक्यूल कायरल। इस ट्विस्ट की वजह से ही, इसके ट्विस्टेड स्ट्रक्चर की वजह से हमारा मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है? कायरल। 2 मिरर इमेजेस फॉर्म एग्जिस्ट। अब हमें 2 मिरर इमेजेस मिलती हैं
अगेन नो कायरल कार्बन, और इसमें भी हमने देखा कि कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है जब भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फोर्थ है हमारा एग्जाम्पल हेलिसीन। हेलिसीन्स का अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, देखते हैं पहले हम। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल है 6 हेलिसीन लुक्स लाइक बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर इन अ स्पाइरल शेप। अब इसमें क्या है, ऐसी तो लग रहा है कि हमें बेंजीन रिंग जो है वो जुड़ी हुई है एक स्पाइरल शेप में, ठीक है। द स्पाइरल कैन ट्विस्ट लेफ्ट और राइट। अब ये जो स्पाइरल है, ये जो इसकी स्पाइरल शेप है, ये ट्विस्ट हो सकती है या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। दीज स्पाइरल्स आर मिरर इमेजेस दैट कांट मैच। ये जो स्पाइरल है, ये जो मिरर इमेजेस बनाएगा वो क्या होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। कायरल बिकॉज ऑफ द हेलिक्स शेप, नॉट कायरल कार्बन। अब ये कायरल क्यों है, ये अपनी हेलिक्स शेप की वजह से कायरल होगी, लेकिन इसके पास फिर भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा स्पायरो कंपाउंड्स। ये भी हमने पहले भी देखा था, विद अनसिमेट्रिकल रिंग्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, सम स्पायरो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसका भी हमने पहले भी देखा था स्ट्रक्चर, एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। इस तरीके से ये हमारी रिंग्स कनेक्ट होती हैं कार्बन से। ये हम कितनी बड़ी रिंग को कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं 2 रिंग्स कनेक्टेड एट 1 एटम। 2 रिंग्स कनेक्ट करती हैं एक एटम को। अभी हमने इसमें कार्बन देखा था। इफ द रिंग्स आर डिफरेंट इन साइज और शेप द होल मॉलिक्यूल्स बिकम कायरल। अगर ये रिंग्स जो है ये डिफरेंट साइज और शेप की होंगी तो ये क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूल को कायरल बना देंगी। सो यू गेट 2 मिरर इमेजेस। तो इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएंगी, 2 मिरर इमेजेस मिल जाएंगी, और इसमें भी हमारा कायरल कार्बन प्रेजेंट ना होने की वजह से भी हमें क्या मिल गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो गया। अब एक समरी की फॉर्म में देखते हैं हमने क्या देखा। एलिन्स है, एलिन्स क्यों कायरल है, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट प्लेन में लाई करती हैं। सेकेंड है हमारी बायफिनाइल। बायफिनाइल जिसमें बल्की ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये बल्की ग्रुप इसके रोटेशन को लॉक कर देते हैं, इसकी वजह से हमें ये कायरल हो जाता है। थर्ड है हमारा ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, इसमें ट्विस्टेड रिंग की वजह से। फोर्थ है हमारा हेलिसीन्स, इसमें स्पाइरल शेप की वजह से। और फिफ्थ है हमारा स्पायरो बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें असिमेट्रिक रिंग्स की वजह से ये कायरल हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है हमारा आइडेंटिफाई द क्रोमोफोरिक ग्रुप्स प्रेजेंट इन साइक्लोपेंटीन टोलिन। ठीक है, टोलिन, बेंजोनोन एंड मिथेंटियोल इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, सबसे पहला है हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट व्हाट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बाय यूजिंग इंफ्रारेड लाइट। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, एक टेक्निक है जिससे हम एक बॉन्ड को फाइंड आउट करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में किस तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट है, किस चीज का यूज करके, इंफ्रारेड लाइट का यूज करके। अब देखते हैं हम, थिंक ऑफ इट लाइक दिस। अब हम इसे इस तरीके से सोचते हैं, एवरी बॉन्ड बिटवीन एटम्स इज लाइक अ स्प्रिंग। जो एटम्स के बीच में बॉन्ड है वो उसे हम स्प्रिंग की तरह समझते हैं। व्हेन इंफ्रारेड लाइट शाइन्स ऑन इट, जब इन पे आके इंफ्रारेड लाइट स्ट्राइक करेगी तो स्प्रिंग क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, या तो वो स्ट्रेच हो जाएंगी या बैंड हो जाएंगी या ट्विस्ट हो जाएंगी। डिफरेंट बॉन्ड एब्जॉर्ब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हर अलग अलग बॉन्ड अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे इंफ्रारेड लाइट की। द इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड विच फ्रीक्वेंसी आर एब्जॉर्ब। अब इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया गया है। यू गेट अ ग्राफ कॉल्ड द IR स्पेक्ट्रम। तो ये हमें इंस्ट्रूमेंट क्या देगा, एक ग्राफ बना के दे देगा जिसे हम क्या कहेंगे, IR स्पेक्ट्रम। अब हम इसके बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं, स्टेप्स में देखते हैं। मॉलिक्यूल कैन एक्सपोज टू इंफ्रारेड लाइट।
सबसे पहले क्या करेगा, मॉलिक्यूल एक्सपोज करेगा इंफ्रारेड लाइट को, बॉन्ड्स एब्जॉर्ब एनर्जी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, बॉन्ड्स क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ईच बॉन्ड एब्जॉर्ब अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, हर बॉन्ड अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा। बाय चेकिंग विच फ्रीक्वेंसी आर ऑब्जर्व वी आइडेंटिफाई द बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप। आइए देखिए कि किस बॉन्ड ने किस तरीके की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया है, हम ये बता पाएंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है और बॉन्ड को भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये OH बॉन्ड हमें कहाँ मिलता है, एल्कोहल में, तो ये कितने फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है, 3400 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है। कार्बन डबल बॉन्ड O जो कि कीटोन है, ये एब्जॉर्ब करता है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स की फ्रीक्वेंसी। दीज सिग्नल्स हेल्प यू डिटेक्ट विच ग्रुप आर इन द मॉलिक्यूल, ये जो सिग्नल्स होते हैं छोटे छोटे, ये हमें हेल्प करते हैं ये पता करने में कि हमारे मॉलिक्यूल में किस तरीके का ग्रुप प्रेजेंट है। सेकेंड पार्ट है हमारा क्रोमोफोरिक ग्रुप इन UV स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर होता क्या है, अ क्रोमोफोर इज अ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट एब्जॉर्ब UV और विजिबल लाइट। क्रोमोफोर मॉलिक्यूल का वो पार्ट होता है जो UV लाइट को या विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इट यूजुअली हैज़ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम और एरोमेटिक रिंग। अब इसमें क्या होता है, या तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या कॉन्जुगेटेड सिस्टम या फिर एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। When UV light hits electrons get excited to higher energy level, जब UV लाइट एब्जॉर्ब करती है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जो वो एक्साइट हो जाते हैं अपने हायर लेवल की एनर्जी में, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन हेल्प डिटेक्ट एंड स्टडी मॉलिक्यूल। अब ये जो एब्जॉर्प्शन होता है ये हमें हेल्प करता है डिटेक्ट करने में और मॉलिक्यूल की स्टडी करने में, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। What you have to do, अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द क्रोमोफोरिक ग्रुप इन दिस मॉलिक्यूल। हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रोमोफोरिक ग्रुप प्रेजेंट है हमारे मॉलिक्यूल में। सबसे पहला है हमारा साइक्लोपेंटीन। साइक्लोपेंटीन का अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, हम यहीं पर ही देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या है ये, इसके स्ट्रक्चर में 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग है विद 1 कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें एक हमारा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। क्रोमोफोर क्या है, इसमें हमारा डबल बॉन्ड कार्बन जो ये हमारा क्रोमोफोर का काम करेगा। रीजन क्या है, डबल बॉन्ड जो वो एब्जॉर्ब कर लेता है UV लाइट को। सेकंड है हमारा टोलिन। टोलिन का हम स्ट्रक्चर देखें तो हमारा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है टोलिन का। स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग होती है, प्लस होता है CH3 ग्रुप। इसमें क्रोमोफोर का पार्ट क्या होता है, बेंजीन रिंग, ये क्योंकि एक एरोमेटिक रिंग होती है। अब इसका रीजन क्या है, एरोमेटिक रिंग जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है UV को बहुत अच्छी तरीके से। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा ब्यूटेनोन। इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ये हमारा ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4 विद कार्बन डबल बॉन्ड। इसे क्या कहते हैं, कार्बोनिल। एक कार्बोनिल ग्रुप भी हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्रोमोफोर क्या है हमारा, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है। क्यों है, कार्बोनिल ग्रुप जो UV लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें एक ट्रांजिशन होती है, पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाती है ना। फोर्थ देखते हैं मीथेन थियोल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3SH, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। क्रोमोफोर क्या है, इसमें C और H, ये जो हमारा ग्रुप है S और H वाला, ये हमारा क्या है, क्रोमोफोर का काम करेगा। इसमें क्या है, क्यों है, SH जो हमारा ग्रुप है ये एब्जॉर्ब कर लेता है UV रीजन को थ्रो वीकली कंपेयर टू द अदर्स। ये थोड़ा वीक है अगर हम दूसरों से कंपेयर करें, लेकिन फिर भी ये एब्जॉर्ब कर लेता है UV लाइट को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हैविंग इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वेयर एज कंपाउंड हैविंग ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव बॉन्ड्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन गिविंग प्रॉपर रीजन। इसमें क्या है, हमें क्या बताना है,
अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होते हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। हमें इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। आखिर हमारे क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स रिफर टू अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय मल्टीपल डबल बॉन्ड्स इन अ रो। क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक कार्बन की लंबी चेन होती है जो कि कनेक्ट होती है, किससे कनेक्टेड रहती है? मल्टीपल डबल बॉन्ड से। एक रो में बहुत सारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। लाइक इन कंपाउंड कॉल्ड एलिन्स, जैसे कि एलिन्स में होता है। एलिन्स में क्या होता है? ये हमने देखा था, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या है? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। और क्यूमुलिन्स, ठीक है, ये दो इसके एग्जाम्पल हो गए। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स लाइक इन एन एलिन विच हैज 2 डबल बॉन्ड। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कहाँ होते हैं? जैसे कि एलिन में इसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड किस में होते हैं? क्यूमुलिन में। इसमें क्या होते हैं? 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा ये रहा, ठीक है। रूल्स टू रिमेंबर, अब हमें क्या याद रखना है? इफ अ मॉलिक्यूल हैज ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड, अगर किसी मॉलिक्यूल के पास ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड है तो वो क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जैसे कि सिस या ट्रांस, ठीक है। इफ अ मॉलिक्यूल हैज एन इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर किसी मॉलिक्यूल के पास इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड होगी तो वो क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? वो मिरर इमेज फॉर्म करता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपन। अब हम देखते हैं ये क्यों होता है। इवन नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड देखते हैं जो कि क्या शो करते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। इससे एग्जाम्पल क्या है? एलिन, क्योंकि इसके पास 2 डबल बॉन्ड है और 2 डबल बॉन्ड क्या है हमारे? इवन। द एंड ग्रुप्स R1 एंड R2 आर इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। ये क्या होते हैं? ये अलग अलग, मैंने आपको बताया था, ये अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं। जैसे कि इसमें हम R1 ले लें, इसमें R2 ले लें, ये हमारे दोनों अलग अलग प्लेन में लाई करते हैं। इफ द टू एंड ग्रुप्स आर डिफरेंट, अगर ये दोनों R ग्रुप डिफरेंट होंगे तो मॉलिक्यूल्स बिकम कायरल। तो ये R1 इक्वल नहीं होना चाहिए R2 के, ये जो अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये मॉलिक्यूल को क्या बना देंगे? कायरल। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस का बना देंगे। हैंस इट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसी वजह से क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब सेकंड देखते हैं हमारा ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या शो करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या है? हमारे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो 3 है तो ऑड हो गया, तो ये हमारा क्या शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। द एंड ग्रुप लाई इन द सेम प्लेन नॉट ट्विस्टेड। अब ये जो एंड ग्रुप्स होंगे R1 और R2 ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे और ये ट्विस्टेड भी नहीं होंगे। इफ डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड दे कैन बी अरेंज एज सिस और ट्रांस। अगर हम ये R1 R2 के इक्वल ना करें, अलग अलग ग्रुप को लगाएं, तो ये सिस और ट्रांस में अरेंज हो जाएंगे। सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड। तो ये क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे। डायग्राम दिया हुआ है, इसे हम देखते हैं। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड हो जाएगा। तो रिजिड होने की वजह से वो फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा? वो मिरर इमेज बनाएगा। तो अगर वो मिरर इमेज बनाएगा तो क्या होगा? वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। सेकंड में क्या है? अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो वो फ्लेक्सिबल बॉन्ड होगा, रोटेट भी फ्लेक्सिबल होगा तो वो रोटेट कर पाएगा इजीली। तो वो क्या करेगा? क्रिएट डिफरेंट अरेंजमेंट, ये बहुत सारे अरेंजमेंट को क्रिएट करेगा। तो अगर वो बहुत सारे अरेंजमेंट क्रिएट करेगा तो क्या होगा? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसी के साथ हमारी यूनिट 2 होती है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।